रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद, ये पंक्तियां हम में से ज्यादातर लोगों ने अपने स्कूल में पढ़ी हैं। हाँ बिल्कुल। मुंशी प्रेमचंद की ईदगाह एक ऐसी कहानी जो सबको किसी न किसी तरह याद है। एक बच्चा, एक मेला और एक चिमटा। लेकिन आज हम सिर्फ कहानी दोहराने नहीं बल्कि उसकी परतों को खोलने के लिए यहाँ हैं। ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक बच्चे की ये सीधी सादी कहानी असल में बाल मनोविज्ञान, सामाजिक यथार्थ और इंसानी रिश्तों की एक बहुत गहरी पड़ताल है। बिल्कुल सही कहा। ईदगाह को अक्सर बस एक त्याग और प्रेम की कहानी कहकर उसे सीमित कर दिया जाता है, लेकिन ये उससे कहीं कहीं ज्यादा है। अच्छा? हाँ, प्रेमचंद यहाँ समाज का एक तरह से एक्सरे कर रहे हैं और उन्होंने अपना कैमरा एक 4 साल के बच्चे की आंखों में फिट कर दिया है। ये कहानी इस बारे में है कि गरीबी किसी बच्चे से उसका बचपन कैसे छीनती है, पर बदले में उसे एक ऐसी समझ दे जाती है जो शायद बड़ों के पास भी नहीं होती। तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। कहानी की जो शुरुआत है वो ही एक जबरदस्त विरोधाभास से होती है। एक तरफ ईद का उल्लास है, गांव में जश्न का माहौल है, बच्चे बेचैन हैं मेले में जाने के लिए, और दूसरी तरफ एक अंधेरी कोठरी में हामिद की दादी अमीना वो रो रही है। प्रेमचंद ने ये कंट्रास्ट जानबूझकर शुरू में ही क्यों रखा है? देखिए, ये प्रेमचंद की कहानी कहने की जो शैली है उसका एक बेहतरीन उदाहरण है। वो पहले एक बहुत खूबसूरत माहौल बनाते हैं, कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। हाँ, लेकिन तुरंत ही वो हमें उस चमक दमक के पीछे की सच्चाई दिखाते हैं। अमीना का दुख सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है, वो उस पूरे समाज की गरीबी और लाचारी का प्रतीक है। ईद तो आ गई, पर अमीना जैसी लाखों के लिए वो सिर्फ एक और दिन है जहां घर में खाने को दाना तक नहीं है। सही है। तो एक तरफ त्योहार का उत्सव है और दूसरी तरफ अस्तित्व का संघर्ष। यहीं से कहानी की नींव रखी जाती है। और इसी संघर्ष के बीच हामिद की उम्मीद है। उसे तो पता भी नहीं कि उसके माँ बाप मर चुके हैं। नहीं पता। वो सोचता है अब्बा रुपए कमाने गए हैं और अम्मी अल्लाह के घर से अच्छी चीजें लाने। कहानी की एक पंक्ति है, आशा तो बड़ी चीज है और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है। ये कल्पना हामिद के लिए कितनी जरूरी है? ये कल्पना ही उसका कवच है एक तरह से। ये उसे दुनिया की कठोर सच्चाई से बचाती है। अगर उसे सच पता होता तो शायद वो इतना खुश और उत्साही रह ही नहीं पाता। प्रेमचंद यहाँ बाल मनोविज्ञान की बहुत गहरी समझ दिखाते हैं। बच्चे अक्सर मुश्किल सच्चाइयों से निपटने के लिए अपनी एक अलग दुनिया बना लेते हैं, और हामिद की दुनिया में उसके माँ बाप वापस आएंगे और बहुत सारे खिलौने, बहुत सारा पैसा लाएंगे। इसी एक आशा के सहारे वो अपनी गरीबी और अनाथ होने के दुख को झेल पाता है। और फिर ये बच्चे गांव से शहर की तरफ निकलते हैं। रास्ते में जो उनकी बातचीत होती है वो बड़ी मजेदार भी है और मासूम भी लगती है। हाँ, बहुत। वो बड़ी बड़ी इमारतें देखते हैं, कॉलेज के लड़के, क्लब घर। लेकिन एक जगह मोहसिन कहता है कि पुलिस वाले ही शहर में चोरी करवाते हैं। ये एक बच्चे के मुंह से निकली बड़ी गंभीर बात है। क्या ये सिर्फ एक मजाक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो प्रेमचंद की खासियत है, जिसे आदर्शोन्मुख यथार्थवाद कहते हैं। अच्छा। वो बच्चों की मासूमियत की आड़ में उस दौर की संस्थाओं के भ्रष्टाचार पर सीधी चोट कर रहे हैं। एक बच्चा जो कह रहा है वो असल में समाज का हर बड़ा आदमी सोच रहा था, पर शायद कह नहीं पाता था। बच्चों के लिए सुनी सुनाई बात है, लेकिन प्रेमचंद इसके जरिए पाठक को बता रहे हैं कि समाज किस हद तक सड़ चुका है कि ये बातें अब बच्चों तक भी पहुंच गई हैं। तो शहर के रास्ते में बच्चे अपनी कल्पना और सुनी सुनाई बातों से हर चीज को समझ रहे हैं। लेकिन जब वो असल मेले में पहुंचते हैं, ईदगाह में नमाज के बाद, जहां हर चीज खरीदने के लिए पैसे चाहिए, तब हामिद की कल्पना का सामना यथार्थ से होता है। ये सब बच्चे अपनी छोटी छोटी खुशियां खरीद रहे हैं। ऐसे में हामिद, जिसके पास सिर्फ 3 पैसे हैं, क्या महसूस कर रहा होगा? ये कहानी का एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक क्षण है। वो सिर्फ दूर नहीं खड़ा है, वो खुद को समझा रहा है। वो खिलौनों की निंदा करता है, मिट्टी ही के तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाए। हाँ। ये क्लासिक डिफेंस मैकेनिज्म है। जब आप कोई चीज पा नहीं सकते तो आप उसे बेकार बताने लगते हैं ताकि आपके मन को चोट न पहुंचे। लेकिन प्रेमचंद साथ में ये भी लिखते हैं कि वो ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है। मतलब एक ही पल में एक बच्चे की तरह ललचा भी रहा है और एक बड़े की तरह खुद को बहला भी रहा है। और ये चोट तब और गहरी हो जाती है जब मिठाई की दुकान पर मोहसिन उसे रेवड़ी दिखाकर चिढ़ाता है और खुद खा लेता है। उस एक पल में हामिद को अपनी गरीबी और अकेलेपन का एहसास शायद सबसे ज्यादा हुआ होगा। मानसिक रूप से अलग हो जाता है। वो अब खिलौनों और मिठाइयों की दुनिया से बाहर निकलकर कुछ और सोचने लगता है, और तभी उसकी नजर लोहे की दुकान पर पड़े चिमटों पर पड़ती है।
और ये चिमटा देखने का जो क्षण है वो कमाल का है। उसे अचानक अपनी दादी का ख्याल आता है कि कैसे रोटियां सेकते हुए उनकी उंगलियां जल जाती हैं। एक 4 साल के बच्चे का मेले के उस शोर में अपनी दादी की जली हुई उंगलियों को याद करना, ये बहुत बड़ी बात है। ये सिर्फ बड़ी बात नहीं है, ये हामिद के चरित्र का सार है। यहाँ प्रेमचंद दिखाते हैं कि हालात इंसान को उम्र से पहले कैसे बड़ा बना देते हैं। सही है। हामिद के बाकी दोस्त सिर्फ अपनी इच्छाओं के बारे में सोच रहे हैं, जो कि बच्चों के लिए स्वाभाविक है, लेकिन हामिद वो अपनी इच्छाओं से ऊपर उठकर जरूरत के बारे में सोच रहा है। वो एक उपभोक्ता की तरह नहीं, बल्कि एक गृहस्थ की तरह सोच रहा है, और ये बदलाव उसकी परिस्थितियों की देन है। एक बात जो मुझे हमेशा सोचने पर मजबूर करती है वो है हामिद का चिमटा खरीदने का फैसला। क्या ये सिर्फ दादी के लिए प्यार और त्याग था, या इसके पीछे कोई और मनोवैज्ञानिक कारण भी था? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, सतही तौर पर ये त्यागी है, लेकिन अगर हम थोड़ा गहरा जाएं तो ये हामिद का अपने दोस्तों के बीच अपनी हैसियत साबित करने का एक तरीका भी है। अच्छा। हाँ, वो खिलौने नहीं खरीद सकता, मिठाई नहीं खा सकता, वो इस होड़ में पीछे रह गया है। चिमटा खरीदकर वो उस खेल को ही बदल देता है। वो कहता है, तुम लोगों ने खिलौने खरीदे जो बेकार हैं, मैंने एक ऐसी चीज खरीदी है जो काम की है, जो बहादुर है, जो रुस्तमे हिंद है। हाँ, वो अपनी गरीबी को अपनी समझदारी से ढक लेता है। बिल्कुल, ये एक बच्चे का कोपिंग मैकेनिज्म है जो इसे और भी ज्यादा मार्मिक बना देता है। और वो जिस तरह से अपने चिमटे का बचाव करता है वो तो अद्भुत है। वो अपने दोस्तों से बहस करता है, अपने चिमटे को बंदूक, फकीर का चिमटा, मंजीरा सब कुछ बना देता है। वो कहता है, मेरा बहादुर शेर है ये चिमटा, और वो बहस जीत जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हामिद अपने तर्कों से उन सब बच्चों को हरा देता है जिनके पास उससे ज्यादा पैसे थे। उसका चिमटा उनके सिपाही, वकील और भिश्ती पर भारी पड़ता है। हाँ, वो कहता है, एक चिमटा जमा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। सही। तो ये सिर्फ एक भौतिक जीत नहीं है, ये एक बौद्धिक और मनोवैज्ञानिक जीत है। उसने साबित कर दिया कि पैसों की कमी को समझदारी से हराया जा सकता है। और अंत में क्या होता है? सब बच्चे उसके चिमटे से इतने प्रभावित होते हैं कि अपने कीमती खिलौने उसे छूने के लिए देते हैं, ताकि वो उसका चिमटा हाथ में ले सकें। हाँ, हामिद ने अपनी सामाजिक हैसियत को पूरी तरह से पलट दिया है। और कहानी आगे चलकर हामिद के इस फैसले को सही भी साबित करती है। जब सब घर पहुंचते हैं तो उन महंगे मिट्टी के खिलौनों का जो हश्र होता है वो भी देखने लायक है। किसी का भिश्ती टूट जाता है, किसी के वकील का स्वर्गलोक गमन हो जाता है, और महमूद का सिपाही अपनी टांग तोड़वाकर सन्यासी बन जाता है। ये खिलौनों का टूटना सिर्फ एक घटना नहीं है, ये एक प्रतीक है। मतलब प्रेमचंद दिखा रहे हैं कि क्षणिक सुख यानी खिलौने कितने क्षण भंगुर होते हैं, वो टूट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। लेकिन हामिद ने जो खरीदा है चिमटा, वो उपयोगिता, स्थायित्व और प्रेम का प्रतीक है। वो टूटेगा नहीं, बल्कि रोज काम आएगा, और हर बार दादी को हामिद की याद दिलाएगा। बिल्कुल, ये क्षणिक इच्छाओं पर स्थायी मूल्यों की जीत है। और अब कहानी अपने अंतिम और सबसे भावुक पड़ाव पर पहुंचती है। हामिद घर पहुंचता है। अमीना उसके हाथ में चिमटा देखकर पहले गुस्सा होती है, छाती पीट लेती है कि बच्चे ने दिन भर कुछ खाया पिया नहीं और ये लोहे का टुकड़ा उठा लाया। उसका गुस्सा स्वाभाविक है। एक दादी की नजर से देखिए, वो बच्चे की भूख और खुशी के बारे में सोच रही है। उसे चिमटे की उपयोगिता नहीं दिख रही, उसे बच्चे की इच्छाओं का दमन दिख रहा है। वो सोच रही है कि मेले में से और कोई चीज न मिली। लेकिन जब हामिद अपराधी भाव से कहता है, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थीं, इसलिए मैंने इसे लिया, तो सब कुछ बदल जाता है। हाँ, बुढ़िया का क्रोध स्नेह में बदल जाता है। प्रेमचंद लिखते हैं, यह मूक स्नेह था, खूब ठोस, रस और स्वाद से भरा हुआ। इस मूक स्नेह का क्या मतलब है? मूक स्नेह यानी वो प्यार जिसे शब्दों की जरूरत नहीं। उसे एक पल में अमीना सब कुछ समझ जाती है। बच्चे का त्याग, उसका विवेक, उसका प्यार। उसे एहसास होता है कि इस छोटे से बच्चे ने मेले में खिलौने और मिठाई खाते बच्चों को देखकर अपना मन कितना मारा होगा। और उसे वहां भी अपनी बूढ़ी दादी की याद बनी रही। ये एहसास इतना बड़ा है कि शब्द उसे बयां नहीं कर सकते। इसलिए वो रोने लगती है, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती है। उसके आंसू ही उसका स्नेह और उसकी कृतज्ञता है। और यही कहानी की वो अमर पंक्तियां आती हैं। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था, बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। ये भूमिकाओं का बदलना, ये इस कहानी का शिखर है। बिल्कुल, ये कहानी का चरम है। हामिद जो उम्र में बच्चा है,
उसने जिम्मेदारी और विवेक का वो काम किया जो बड़े करते हैं। वो बूढ़ा हामिद बन गया और अमीना, जो उम्र और जिम्मेदारियों के बोझ तले दबी एक बुजुर्ग है, वो इस बच्चे के निस्वार्थ प्रेम को देखकर एक बच्ची की तरह निश्चल होकर बस रोने लगती है। वो बालिका अमीना बन गई। वाह! इस एक वाक्य में प्रेमचंद ने भावनाओं का पूरा समंदर समेट लिया है। बच्चा बड़ा बन जाता है और बड़ी बच्ची, और इसी बिंदु पर वो 3 पैसे का चिमटा दुनिया की सबसे कीमती चीज बन जाता है। वो सिर्फ लोहा नहीं, वो हामिद का दिल है। वाकई एक छोटा सा चिमटा प्रेम, त्याग और समझदारी का इतना बड़ा प्रतीक बन जाता है। ये कहानी हर बार पढ़ने पर एक नए एहसास से भर देती है। तो आज की इस गहरी पड़ताल के बाद एक विचार है जो श्रोता अपने साथ ले जा सकते हैं। जरूर। इस कहानी में हामिद अपनी परिस्थितियों के कारण वक्त से पहले बड़ा हो जाता है। वो बचपन में ही बड़ों जैसी समझदारी दिखाता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या बचपन सिर्फ उम्र का एक पड़ाव है या ये एक मानसिक अवस्था है? और क्या आज की दुनिया में, जहां बच्चों पर सफल होने का इतना दबाव है, हम अनजाने में उनसे उनका बचपन छीनकर उन्हें वक्त से पहले बूढ़ा हामिद तो नहीं बना रहे हैं?